बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की एजुकेशनल ग्रुप पे। और हम लोग अभी बायोलॉजी की क्रमागत अध्ययन कर रहे थे और बायोलॉजी के कुछ पार्ट जैसे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद वसा और विटामिन में हम लोग अभी तक देख चुके हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन प्रोपर। अब हम अगली क्लास इस क्लास में हम विटामिन ई देखने वाले हैं। विटामिन ए का बहुत जटिल एकदम अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं, जटिल टॉपिक को भी आसान बना के। विटामिन डी का भी अध्ययन कर चुके हैं पूरा क्रमागत रूप से, कैसे कैसे उसको उसके सवाल को कैसे डील किया जा सकता है, इस पर भी बात की है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है विटामिन ई। अब इस पर हम लोग बहुत आराम आराम से अध्ययन करेंगे और पढ़ने का तरीका कैसा है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ई पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए विटामिन ई। विटामिन ई तो सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे पहले जो हमारा डायग्राम था विटामिन डी पढ़ने का उसी तरीके से चलेंगे ताकि बहुत कम आसानी से एक ही क्लास में सभी प्रकार के टॉपिक को कवर कर पाएं। अभी तक जो सवाल पूछेगा उसको कवर कर पाएं, ठीक है। जो सवाल देखिए मैं जो पूछेगा सवाल में जो डिस्कस कराऊंगा वो ऐसे सवाल बताऊंगा जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। हालांकि जब आप आराम से इस क्लास को कर लेते हैं तो फिर आपके पास ऐसी समस्या बिल्कुल नहीं बचती है कि आप सवाल ना कर पाएं। चलिए तो विटामिन ई पढ़ेंगे कैसे, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ई है, तो सबसे पहले देखेंगे विटामिन से जो सवाल आ सकता है उसको डायग्राम के थ्रू मैं बताता हूँ कि सबसे पहले विटामिन ई के बारे में देखें कि इसका सबसे पहले खोज क्या है, इसका खोज किसने किया, ये सवाल पूछ दिया जाता है कि विटामिन ई का खोज किसने किया, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन ई का स्रोत क्या है, विटामिन ई का स्रोत देखेंगे। फिर देखेंगे विटामिन ई काम प्रॉपर देखिए तो मतलब जैसे है ना कि अगर बात करें विटामिन, विटामिन किससे जैसा काम करता है, तो विटामिन उत्प्रेरक जैसा काम करता है। हम लोग पढ़े हैं विटामिन उत्प्रेरक जैसा काम करता है, तो सभी विटामिन उत्प्रेरक जैसा काम करता है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, तो हमारे शरीर में जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं सभी को एक बार में, जैसे मान लीजिए कि क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं तो आए, पहला लड़का को गुड मॉर्निंग राजेश, दूसरा को गुड मॉर्निंग सुरेश, तीसरा को अलग अलग टाइप से मतलब अभिवादन किया जाए। तो 50 लड़के बैठे हैं तो सभी को अभिवादन करना बड़ा मुश्किल है। तो एक बार में हम लोग क्या बोलते हैं, आते हैं एक बार बोलते हैं हम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक बार में हम क्लियरली सबको एक बार हम सपोर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अलग अलग नाम है। हम सभी केमिकल रिएक्शन को इकट्ठे एक बार में बोलना चाहिए तो उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, याद रखना है। अगर जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो इस चीज को हम देखेंगे क्या क्या होता है केटाबॉलिज्म, क्या होता है एनाबॉलिज्म, इसको देखेंगे। हम ये बताते हैं कि विटामिन जो है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो जिस प्रकार विटामिन मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज कर देता है वैसे स्पेसिफिक अगर विटामिन ई की बात की जाए तो विटामिन ई क्या करता है, तो विटामिन ए चूंकि विटामिन है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज तो करेगी, लेकिन विटामिन ई का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है अलग से, तो उसी को हम पढ़ेंगे कि विटामिन ई कैसे काम करता है, किसके जैसा काम करता है। तो विटामिन ई जो है इसका काम, क्रिया विधि हमारे शरीर में जाके कैसे काम करता है, देखिए तो हम लोग टॉपिक क्या देखेंगे, क्रिया विधि। अच्छा, तो विटामिन ई का क्या होगा, सबसे पहले क्या देखेंगे, खोज देखेंगे सबसे पहले, फिर क्या देखेंगे, स्रोत, फिर देखेंगे क्रिया विधि। इसके बाद क्रिया विधि से रिलेट करके हम देख लेंगे कि विटामिन ई का क्या क्या फायदा है, इससे लाभ क्या क्या बॉडी में है। क्योंकि क्रिया विधि देखेंगे तो लाभ देख लेंगे और इसी लाभ से हम अरेंज कर लेंगे कि विटामिन ई अगर लाभ हमें पता हो जाएगा तो जिसके होने से लाभ हो रहा है उसके नहीं होने से वही नुकसान होगा जो लाभ हो रहा था। तो इसी के अरेंज पर हम देख लेंगे इसका नुकसान क्या, अर्थात इससे होने वाली डिजीज कौन सी है, विटामिन ई की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, इस बात को देख लेंगे हम लोग। इतना देख लेते हैं। तो विटामिन ई ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, खोज से आ जाता है सवाल, लेकिन हर बार नहीं आता, लेकिन ज्यादातर सवाल आ जाता है विटामिन ई के स्रोत से, फिर सवाल आ जाएगा इसके डिजीज से। तो आपको सबसे ज्यादा यही ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब जो हमारा डायग्राम है बिल्कुल हम इसमें नहीं देखने वाले हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अगला स्लाइड लेंगे और उस स्लाइड में हम इसका जो जितना प्रोसेस है एक कहानी देखेंगे और उस कहानी से जो हम सीखेंगे एक बार हल्का रिवाइज करेंगे एक साथ मिलकर, और उसी रिवीजन के अनुसार जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा उसी के अनुसार हम लोग इसका आंसर देंगे कि खोज कब हुआ, स्रोत क्या है, क्रियाविधि क्या है, लाभ क्या है, डिजीज क्या है। जब आप इतने सारे आयाम को कवर कर लेते हैं फिर विटामिन ई से सवाल नहीं बचता है। चलिए तो जुनून है, आराम से एकदम तैयार होके एकदम आराम आराम से आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग पीछे आके यहाँ देखेंगे। चलिए तो हम लोग अगला क्लास में देखते हैं, अगला स्लाइड में देखते हैं। अब समझिए इस बात को। अब समझिए,
समझने का यहाँ से प्रयास करते हैं, मामला समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए सबसे पहले अगर देखिए जितने भी वेजिटेबल हैं तो वेजिटेबल ऑयल हम लेते हैं, आंख में बना दें ताकि आपको लगे कि है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कॉट, याद रखना क्या नाम था उनका, स्कॉट। एक मिनट, स्कॉट। और इनके साथ एक साइंटिस्ट और था, ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा चुका है। और इनके साथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैकलन, मैकलिन। नाम याद कीजिए, साइंटिस्ट कौन है, स्कॉट एंड मैकलिन। इन्होंने सबसे पहले याद रखने बताएं कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, वैसे प्लांट प्रॉपर्ली देखिए सीड्स जिससे तेल निकाला जा सकता है, उसमें टोकोफेरोल पाया जाता है। टोकोफेरोल एक प्रकार का कंपाउंड है, बहुत आराम आराम से देखिए और मेरे साथ चलने का प्रयास कीजिएगा, ना आगे निकलेगा ना पीछे रह जाएगा, फिर दोनों में दुर्घटना की संभावना है। आराम आराम से साथ चलेंगे तो फिर साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात करें साइंटिस्ट का नाम क्या है, मेरे साथ बोलिए, स्कॉट। और दूसरा साइंटिस्ट कौन है, मैकलिन। आराम से बोलिए, स्कॉट, दूसरा क्या है, मैकलिन। स्कॉट और मैकलिन इन्होंने सबसे पहले बताया, निष्कर्ष के अनुसार प्रयोग के दौरान इन्हें पता चला कि जितने भी ऐसे सीड हैं, जितने भी ऐसे सीड्स हैं, जनरली बता दूं आपको, जितने भी ऐसे सीड्स हैं जिससे तेल निकाला जा सकता है, मान लीजिए सीड है जिससे क्या निकाला जा सकता है, तेल निकाला जा सकता है, तो नॉर्मली आप ऐसे कह दीजिए जिससे तेल निकाला जा सकता है, या साथ में वैसा वेजिटेबल है जिससे तेल निकाला जा सकता है, तो हम कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल। समझिए इस बात को, ऐसे कोई भी पदार्थ हो जिससे तेल बनाया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि इन सारे पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो इन सारे पदार्थ में पाया जाता है टेकोफेरोल। याद रखिएगा क्या पाया जाता है, टेकोफेरोल। एक मिनट, टोकोफेरोल, टोको। कई ऐसे पुस्तक है जिसमें आपको टेकोफेरोल लिखा मिल जाएगा हिंदी में, याद रखना इसका सही प्रोनाउंसिएशन है टोकोफेरोल, TOCOPHEROL, और कैल्सीफेरोल में FEROL। ठीक है, तो देख लीजिए टोकोफेरोल। फिर से मैं अगर पूछूं आपसे कि जितने भी, जैसे अच्छा इसका एग्जांपल कुछ बता दूं, जैसे सरसों, जैसे तिल, तो तिल जो है, तिल से तेल बनाया जा सकता है, सरसों से तेल बनाया जा सकता है। जितने पदार्थ से तेल बनाया जा सकता है सही में क्या होगा, विटामिन ई। इसका मतलब है कि आज आप आराम से अब पादप याद रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूध में याद रखें, दूध में तेलीय पदार्थ पाया जाता है, वसा गुण पाया जाता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें विटामिन ई होगा। विटामिन ई होने का कंडीशन क्या है कि पहला तो प्लांट होना चाहिए, और दूसरा बात उससे तेल निकाला जा सकता है, तो वैसे पदार्थ में विटामिन ई होगा। बहुत आराम से आपको स्रोत याद हो गया। इसके अलावा मछली याद रखना है, मछली, तो मछली में मैंने बता दिया, मछली में सारे विटामिन मौजूद होते हैं, विटामिन सी को छोड़ के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मछली प्लस में मछली, आराम से देखिए। अच्छा इसके साथ और क्या हो सकता है, देखिए इतना मामला कंप्लीट है, सोचिए मछली हो गया, वेजिटेबल ऑयल, और इसके साथ आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स जिसे कहते हैं, तो अंकुरित चना, जैसे चना लीजिए, उसको फुला दीजिए 2 दिन, भिंगा दीजिए 2 दिन, 1 दिन आराम से उसे कोई भी सूती वस्त्र में लपेट के रख दीजिए, तो उससे अंकुरित, मतलब याद रखना कि देहाती भाषा में उसको पेपी कहते हैं, वो निकल जाता है। इसको टेपी कहिए, पेपी, जो भी निकल जाए, इसी को कहा जाता है अंकुरित। और इसमें कई ज्यादा गुना शक्तिशाली इसमें विटामिन ई होता है। जनरली जो आप इवियन प्रयोग करते हैं मार्केट से लेकर, उससे 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली मतलब विटामिन ई टोकोफेरोल किसमें होता है, अंकुरित अनाज में। तो तीसरा क्या हो सकता है, देखिए वेजिटेबल ऑयल, ये बहुत आराम से याद रख सकते हैं, ऑयल। अच्छा कैसे याद रखें, तो आप जानते हैं विटामिन ई का प्रयोग सुंदरता बढ़ाने में करते हैं, तो तेल का भी प्रयोग सुंदरता बढ़ाने में करते हैं। यहाँ से याद रखिए जितने भी तेलीय पदार्थ होंगे, जनरली तेलीय पादप होंगे, उसमें विटामिन ई होगा। मछली आप खाइए, मछली खाइए, याद रखिए बहुत खूबसूरत त्वचा हो जाता है, त्वचा में कभी कोई प्रकार का बीमारी नहीं होगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनमें एलर्जी होता है, मछली खाने से एलर्जी हो जाता है कुछ लोग में ऐसा, तो उनका कारण है, पहला क्या होगा वेजिटेबल ऑयल, दूसरा क्या होगा मछली, और तीसरा याद रखिए स्प्राउट्स में जिसे कह सकते हो अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्प्राउट्स। चीजें आराम से देखिए, चीजें आपको समझ में आ जाएगा पूरा। वेजिटेबल ऑयल, मछली और अंकुरित अनाज, इतने जो स्रोत हैं इस टाइप के जितने आपको मिले, याद रखने सभी में क्या होगा, विटामिन सॉरी टोकोफेरोल। और टोकोफेरोल में जनरली क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप समझिए इस बात को, इसका नाम क्या है, टोकोफेरोल। बहुत आराम से देखिए, टोकोफेरोल को उन्होंने जब देखा तो टोकोफेरोल इन पदार्थों में है, जैसे ही हमारे शरीर में जाती है। अच्छा टोकोफेरोल जो इन पदार्थों में पाया जाता है इनमें, तो एक बात और याद रखना है, तो ये सारे पदार्थ आपको दिख रहा है,
तो जो भी है ये टोकोफेरोल जैसे हमारे बॉडी में जाती है तो इसमें डायरेक्टली टोकोफेरोल है, और निष्क्रिय नहीं, टोकोफेरोल एक्टिव है। एक्टिव मतलब हमारे शरीर में जाएगी और तुरंत काम करेगी। याद रखिए इस बात को। मछली में भी टोकोफेरोल है, अंकुरित अनाज में भी टोकोफेरोल है। इसके अलावा एक आर्टिफिशियल स्रोत से भी हम टोकोफेरोल ले सकते हैं, बहुत आराम से। देखिए मजा आपको आगे आएगा, अभी बस मैं बेस बना रहा हूँ इस टॉपिक का। तो जिसको कहते हैं एवियन, जो मार्केट से आप लेते हैं प्रॉपरली, मतलब 22 रुपए का जो कैप्सूल का पूरा आता है, ये 22 रुपए का आता है जो भी। तो याद रखिए एवियन है, एवियन में भी टोकोफेरोल है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। तो चलिए वो भी मैं ले सकता हूँ, टोकोफेरोल आर्टिफिशियल एवियन में लिख देता हूँ एवियन। मैं किसी भी रूप से लूं, जैसे मैं लेता हूं तो कहाँ जाएगी, हमारे बॉडी में, ठीक है, बॉडी में। और बनेगा कहाँ, तो याद है बनेगा कहाँ, लीवर में। और लीवर में जैसे ही बनेगा तो बनने के बाद ये काम क्या करता है, लीवर, मैंने क्या बताया, लीवर क्या है, एक प्रकार का इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री मतलब समझ पा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पदार्थ का प्रोडक्शन होता है और फिर उन सारे पदार्थ को पूरे देश में सप्लाई कर दिया जाता है, उसको कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो देखिए ये इंडस्ट्री एरिया है, और इस एरिया में सबसे पहले विटामिन ई बनेगा, जो टोकोफेरोल आके काम करेगा ठीक से यहाँ प्रॉपर। हो सकता है उसमें अगर मॉडिफाइड कुछ करना हो तो कुछ किया जाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से विटामिन ई का पूरा बॉडी में सप्लाई होना चालू हो जाता है। तो देखा गया कि विटामिन ई कुछ खास काम कर नहीं रही है। ये क्या मतलब है, तो फिर विटामिन ई ले क्यों? खास काम करने का ये मैं कह रहा हूँ कि विटामिन ई हमारे बॉडी के साथ कुछ खास काम नहीं कर रही है, ये तो काम किसी और के साथ कर रहा है। समझिए इस बात को, काम किसी और के साथ कर रहा है, क्या मामला। देखिए, तो देखिए मतलब कई ऐसा मूवी वगैरह देखिएगा जो जासूस वाला मूवी, तो उसमें हीरो को एक टारगेट दिया जाता है कि तुम्हारा ये टारगेट है, तुम ऐसे करोगे, देश का एक मिशन है, इस मिशन को तुम्हें कामयाब बनाना है। और फिर उस मिशन को छोड़ के और जो हीरोइन होती है उसी के मिशन में लग जाता है। तो मिशन टारगेट कुछ और है, टारगेट कुछ और लगा देता है, इसको भेजा बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करने में। लेकिन क्या किया इसने, इसका मिशन, इसका काम था कि चूंकि विटामिन हो भाई तो तुम मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज करोगे, लेकिन ये लगा क्या, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को तेज न करके यह इस हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन मोलिकल, फ्री ऑक्सीजन मोलिकल पाया जाता है, उसको नाश करने में लग जाता है। याद रखना है। तो करता क्या है, तुम्हारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन O2 के रूप में नहीं होगा, ये जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ये होगा प्रॉपर नेक्सेंट ऑक्सीजन कहते हैं, इसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, और ऐसे ऑक्सीजन को कहा जाता है फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को समाप्त करने में लग जाता है हमारा विटामिन ई। अब हमें ये समझना है कि ये ऑक्सीजन है क्या। देखिए मैं बहुत जल्दीबाजी में पढ़ा सकता हूँ चीज़ों को, लेकिन चूंकि ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मैं 4-5-7 बातें ऐसे बता दूंगा जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो, बात शायद परीक्षा में आ भी जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका एक ऐसा समझ बना दूँ कि विटामिन ई पूरा आपका कंप्लीट हो, आप किसी को भी समझा सके इस बात को, और परीक्षा में कितने भी मतलब किसी टाइप से सवाल को घुमा दिया जाए, उस सवाल को आप आसानी से कर पाएं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए एक क्या है, मैं जो बता भी, तो विटामिन ई का खोज किसने किया, तो विटामिन ई के बारे में सबसे पहले किसने बताया, स्कॉट और मैकलन ने। तो विटामिन ई का खोज क्या हो गया, स्कॉट और मैकलन। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो विटामिन ई का स्रोत क्या है, वेजिटेबल ऑयल, कोई भी ऑलिव प्लांट, उसके बाद मछली, और कोई भी स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज, ये विटामिन ई का स्रोत हो गया। इसके बाद अगर पूछे कि हमारी बॉडी में जाती है तो कहाँ बनाते हैं, सबसे पहले तो लीवर में, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, हालांकि विटामिन डायरेक्ट इसमें होता है। जैसे अगर विटामिन डी की बात की तो विटामिन डी में हम पढ़े थे कि कोलेकैल्सिफेरॉल होता है, प्रॉपरली पूरा एक्टिव विटामिन डी नहीं होता, D3 जो होता है बाहर, तो पूरा एक्टिव नहीं होता, हमारे बॉडी में जाके लीवर में सबसे पहले एक्टिव होते थोड़ा सा, और थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव कहाँ होता है, किडनी में, हम बात किए थे। यहाँ अगर बात करें तो टोकोफेरोल ठीक ठाक फेज में है, थोड़ा सा बस लीवर में जाके मॉडिफाइड होते हैं। लीवर में क्यों मॉडिफाइड होते हैं, क्योंकि लीवर हमारा बॉडी का इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री वाला क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, और यही हर प्रकार का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो लीवर सबसे पहले कोई बाहर से आता है, तो मैंने बोला था लीवर पासपोर्ट चेक करता है, उसका आई कार्ड चेक करता है, तो लीवर में सबसे पहले आके जमा होती है, फिर लीवर से चीज़ों को सप्लाई किया जाता है। मैंने देखा कि बॉडी में क्या कोई खास काम करती, तो कोई खास काम बॉडी में नहीं करती, एक करती क्या है, तो ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त करती है, फ्री ऑक्सीजन को। अब मामला है फ्री ऑक्सीजन होता क्या है, और क्या इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है, और क्या इसको समाप्त करता है तो क्या हमारे बॉडी में कोई खास काम नहीं कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। इसको समाप्त कर दी गई, इसके समाप्त होने के जो प्रभाव होंगे हमारे बॉडी में, वो बहुत खूबसूरत प्रभाव होगा। तो हम लोग सबसे पहले टारगेट क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल क्या होता है, और इसको हम लोग अगर पढ़ लें तो बहुत आसानी से विटामिन ई समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले फ्री रेडिकल क्या होता है, ऑक्सीजन रेडिकल क्या होता है, ऑक्सीजन रेडिकल का क्या क्या इफेक्ट है, और फिर उसके आधार पर हम इसको समझेंगे और फिर सारे सवाल को जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का टारगेट क्या है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल। अब देखिए फ्री ऑक्सीजन रेडिकल क्या होता है, मैं बड़ा आराम से बताता हूँ, चीज़ों समझिए। देखिए होता है कि हमारे शरीर में जो कुछ प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस का नाम होता है जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस है जिसका नाम है डाइजेशन। नॉर्मल इतना नहीं समझे तो ये समझिए कि मैंने क्या बताया, हमारे शरीर में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक
प्रोसेस। क्या होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस? बहुत सी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को एक बार बोला जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से ना चले, हालांकि याद रखें हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस ना चले तो कभी कभी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बहुत ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत फायदेमंद है, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन? तो O2 बहुत फायदेमंद है। याद रखिए, दवा हमारे लिए जीवन का काम करती है, लेकिन दवा अगर उचित समय पर न लिया जाए और उसकी एक्सपायरी डेट के बाद लिया जाए तो जहर का काम भी करती है। तो बहुत जरूरी है लिमिट, लिमिट बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में जीवन का काम करती है, लेकिन अगर यह अमाउंट में मतलब कहें तो ऑक्सीजन अगर ए हो जाए, ए आ जाए तो ए जहर का काम करती है। बहुत अंतर समझिए, इसको कहते हैं ऑक्सीजन और इसको कहते हैं ऑक्सीजन मूलक। इसे कहा जाता है नवजात ऑक्सीजन। कोई भी याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन। इसको कहते हैं मेच्योर ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन का। बातें समझ में आ रहा है? कहीं भी अगर मैं आपसे पूछूं कि दिया हुआ है, देख लीजिए H2 और दिया हुआ है H, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें ज्यादा नवजात हाइड्रोजन कौन है, तो नवजात हाइड्रोजन ये है और ये हाइड्रोजन अणु है। क्लियर है? अब बताइए, देख के लग रहा है कि ये क्या होगा? अस्थाई होगा। H2 मतलब इसको जिससे जुड़ना था जुड़ चुका है, जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। बेचैन याद रखिएगा, एक छोटा जो कॉलेज क्लास में लिखा है तो बहुत बेचैन होता है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे देखते रहता है। और जो आराम से लाइफ में स्टेबल हो चुका है, जिसको नौकरी लग चुका है, जो मतलब शादीशुदा है, पूरा एकदम पूरा लाइफ सेट हो चुका है, वो बेचैन नहीं रहता है, इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं करता है, क्योंकि वो स्टेबल है। उसी प्रकार याद रखना कि ए वाला ए जो है H2, ये दो मतलब मिल चुका है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए मिल चुका है, तो ये स्टेबल हो गया। लेकिन ये जो है स्टेबल नहीं, इसीलिए ये बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत खतरनाक होता है, सटाक सटाक रिएक्शन करता है सबसे बहुत आराम से। यहाँ देखिए, ये स्टेबल है तो ये किसी से भी क्रिया जल्दी करेगा नहीं, और वो ये नवजात ऑक्सीजन है, क्या जल्दी सबसे अभिक्रिया करेगी? अगर आपसे पूछूं जब भी कि बताइए अणु ज्यादा रिएक्टिव होता है या फिर परमाणु, तो याद रखिए परमाणु के रूप में ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। और नवजात हो जाए तो नवजात का मतलब होता है सुपर एक्टिव, सुपर रिएक्टिव, सुपर एक्टिव, जो बहुत तेजी से रिएक्शन करे। चीजें समझ में आ रही? अब देखिए, मैं देखता हूँ, मैंने क्या बताया कि हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो कभी 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 क्या होता है कि याद रखना है, बन क्या जाता है तुम्हारे शरीर में, कभी कभी ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन बन जाता है ए। अब जैसे ही बना तो बताइए, ये तो बहुत सुपर एक्टिव है और सुपर एक्टिव है, ये क्या है? ये सुपर एक्टिव है। और सुपर एक्टिव है तो ये आखिर एक्टिव है, रिएक्शन करेगा, बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, तो किस से? तुम्हारे शरीर के कई अंगों से। और अंगों से नहीं, अंगों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उससे, अंगों में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, अंगों में जो केमिकल पाए जाते हैं उससे भी क्रिया करेगा, और उस सारे केमिकल का संतुलन को बिगाड़ देगा। याद रखना है, कहते हैं कि जो याद रखना है, कॉलेज क्लास का जो एज होता है बड़ा खतरनाक होता है, ये सबको बिगाड़ देता है, कोई कोई संभल पाता है, बिगाड़ देता है। उसी प्रकार देखिए, ये नवजात है, बड़ा नहीं, मिच्योर नहीं है, ये नवजात है, तो नवजात है तो सभी को बिगाड़ देगा। किसको बिगाड़ेगा? तो जो भी जो अंग है, जैसे त्वचा, तो त्वचा में जो हमारे प्रोटीन है, तो उस केराटिन जो प्रोटीन, तो त्वचा में बताऊँ केराटिन प्रोटीन, उसके बाद बात करें कोलेजन प्रोटीन, तो इस सारे प्रोटीन को क्या करता है, हालांकि कोलेजन मैं चीज़ों को बता चुका हूँ, सारा को प्रोटीन देखिए, प्रोटीन आपका कवर हो जाएगा पूरा, तो उसके सारे अनुपात को क्या करता है? बिगाड़ देता है। तो त्वचा में बिगाड़ देगा तो त्वचा का क्या करेगा? त्वचा का हाल, त्वचा में रिंकल्स मतलब झुर्री, त्वचा में मतलब अलग टाइप का, त्वचा में कहीं ऑयल ज्यादा हो जाएगा तो किसी का सूख जाएगा ऑयल, मतलब त्वचा में जितनी कमी हो सकती है, याद रखें, त्वचा में जितनी बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकती है, वो पैदा कर देता है ये डिसीज। एक मिनट, त्वचा में बीमारी पैदा करेगा। इसके अलावा त्वचा में जो ग्लो है आपका, ग्लो को खत्म कर देगा। कौन खत्म कर देगा? याद रखना, ऑक्सीजन, फ्री रेडिकल। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है स्वतंत्र मूलक, फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा, फ्री रेडिकल का मतलब, फ्री रेडिकल इसको हम क्यों कहे बोले? क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो O2 था, इसके बीच डबल बॉन्ड था ऐसे, तो इसका बॉन्ड अस्थाई है, ये अस्थाई हो चुका है, लेकिन एक ऑक्सीजन है तो अस्थाई है नहीं, अस्थाई नहीं, इसलिए मैंने कहा फ्री। जिसका बॉन्ड पूरा नहीं हो तो उसे कहते हैं रेडिकल। जिस प्रकार देखते हैं ना गांव में, जिसका शादी नहीं तो उसको कुमार कहते हैं, और लड़की में कुमारी कहते हैं, शादी हुआ तो फिर देवी लगा देते हैं, तो एक टाइटल चेंज है। उसी प्रकार से याद रखें, फ्री, जिसका शादी नहीं हो, जिसका बॉन्ड पूरा नहीं, उसको रेडिकल कहते हैं, जिसका बॉन्ड पूरा ना हुआ हो उसे रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए,
तो त्वचा, ये जो फ्री रेडिकल है, ऑक्सीजन है जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करता है, तो त्वचा में डिजीज उत्पन्न करता है, त्वचा के ग्लो को कम कर देता है, त्वचा में रिंकल्स उत्पन्न करता है, तो झुर्री उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा अगर देखें तो और क्या करता है, तो हमारे हार्ट का जो बैलेंस है, हार्ट के सारे कंपाउंड को, सारे मोलिकल को डिसबैलेंस कर देता है और हार्ट अटैक की समस्या ला देता है कई बार, तो हार्ट अटैक की समस्या ला देता है। हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, उसको डिसबैलेंस कर देता है। और याद रखना है, सोचिए कहाँ ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमो याद रखना, हीमो के अंदर कौन सा ग्लोबिन प्रोटीन है, इसको डिसबैलेंस कर देता है और यहाँ से बीपी हाई बीपी लो इस टाइप की प्रोसेस ला देता है। तो ब्लड प्रेशर को हाई लो कर देता है। इसके अलावा हम बता चुके हैं आपको क्या करता है, प्रोटीन को डिसबैलेंस कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि फ्री रेडिकल कर क्या रहा है, तो फ्री रेडिकल प्रोटीन को डिसबैलेंस कर रहा है, प्रोटीन को क्या कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है, डिसबैलेंस कर रहा है। चीजें समझ में आ रही है। और उसके बाद अगर बोले तो देखिए बीपी को हाई लो कर देगा। इसके बाद बड़ा आराम से देखिए, सबसे पहले क्या क्या त्वचा को इफेक्ट किया, उसके बाद क्या क्या हार्ट को अटैक, मतलब हार्ट में अटैक ला सकता है। इसके बाद देखें तो क्या बीपी को हाई लो कर दिया। इसके बाद अगर देखें तो टेस्टोस्टेरोन, पता है हार्मोन, सेक्स हार्मोन, और याद रखना एस्ट्रोजन और या फिर प्रोजेस्टेरोन, ये जो मतलब सेक्स हार्मोन है, इसके संतुलन को भी बिगाड़ देता है। तो यहाँ से अगर हार्मोन सेक्स हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देगा, याद रखिए सेक्स हार्मोन के संतुलन को अगर डिसबैलेंस कर देगा, तो यहाँ से एक बात हम कह सकते हैं, बहुत आराम से कह सकते हैं कि बात सेक्स हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ देगा। तो देखिए पुरुष में जो है, पुरुष में क्या हो जाएगा, स्टेरिलिटी, इसको कहते हैं नपुंसकता। और फीमेल स्टेरिलिटी को इनफर्टिलिटी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है बांझपन। तो महिला में क्या बांझपन, इनफर्टिलिटी। समझिए इस बात को। मैं क्या कह रहा हूं कि फ्री, अगर आपसे पूछे कि फ्री रेडिकल का काम क्या, तो फ्री रेडिकल का एकमात्र काम है प्रोटीन या हार्मोन के संतुलन को गड़बड़ा देना। तो प्रोटीन के साथ याद रखिए हार्मोन भी लिख दीजिए, हार्मोन के संतुलन को क्या करना, गड़बड़ा देना। तो जितने भी हार्मोन थे याद रखिए, त्वचा में जो प्रोटीन है उसके संतुलन को गड़बड़ा दिया, हार्ट में जो हार्मोन है प्रोटीन उसके संतुलन को गड़बड़ा दिया, बीपी अप डाउन कर दिया, उसके बाद सेक्स हार्मोन के डिसबैलेंस को गड़बड़ा दिया। मतलब मामला इतना कर देता है। स्थिति समझिए इस बात को, अगर समझने की कोशिश कीजिए। हेयर, तो हेयर में जो प्रोटीन था उसको भी डिसबैलेंस कर दिया। तो स्थिति क्या है कि इतना कुछ ऑक्सीडेंट कर देता है, फ्री रेडिकल इतना कुछ कर देता है। अब मामला मैं समझाना चाहता हूँ आपको, इतना बात समझ में आ रहा है। देखिए फिर से एक बार देखिए, बहुत आराम से देखिए, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, मतलब विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन से क्या होता है, कभी कभी फ्री रेडिकल के रूप में ऑक्सीजन बन जाता है। जैसे ही बनता है तो याद रखना एक क्या है, तो सुपर एक्टिव है। सुपर एक्टिव मतलब बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, किसके साथ, तो जैसे ही ऑक्सीजन बना तुरंत सटाक सटाक चारों तरफ इधर उधर जाएगा और अभिक्रिया करना चालू, किसके साथ, तो जो हमारा त्वचा जिस प्रोटीन से बना उसके साथ, जो हमारा कोई भी अंग जिस हार्मोन से वर्क करा है उसके साथ, एंजाइम से वर्क करा है उसके साथ, और बहुत तेजी से अभिक्रिया करके उसको डैमेज करना चालू कर देता है। और इसके दौरान हमें डैमेज करेगा तो त्वचा में विभिन्न प्रकार की बीमारी, हार्ट में अटैक, हार्ट में विभिन्न प्रकार की बीमारी, ब्लड प्रेशर अप डाउन लो हाई होते रहता है। सेक्स में याद रखिए पुरुष में नपुंसकता और बांझपन में स्टेरिलिटी, मतलब औरत में स्टेरिलिटी, इस टाइप की चीजें, हेयर लॉस, तरह तरह की बातें। और इससे याद रखना जब ये चीजें हो जाए तो आप में आत्मविश्वास की कमी भी इससे आती है। समझिए इस बात को। तो सारा बात समझ पा रहे हैं। तो इतनी समस्या किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन नहीं, याद रखना फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन याद रखना, O2 नहीं, ओ नेक्सेंट ऑक्सीजन। बताइए समस्या छोटी है बहुत बड़ी समस्या। देख लीजिए एक साथ कितना डैमेज, आदमी मर जाएगा, तरफ तरफ के मर जाएगा, परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हीरो बन के कौन आता है, हमारा टोकोफेरोल। हम पिछले स्लाइड में देखते हैं, देखिए हमने क्या कहा, जो इससे टोकोफेरोल आता है वो क्या करेगा, जाएगा कहीं कहीं, और जो हमारा जो फ्री ऑक्सीजन बना हुआ है इसको क्या करता है, फ्री ऑक्सीजन जो बना हुआ है इसको क्या करता है, ये टोकोफेरोल इस फ्री ऑक्सीजन को, जैसे ऑक्सीजन है ये ऐसे, इसके साथ टोकोफेरोल जुड़ेगा और सटाक से याद रखना इसे समाप्त कर देगा। कैसे, तो टोकोफेरोल एक ऑक्सीजन मुक्त करता है इसके साथ मुड़ के, और ऑक्सीजन जैसे ही मुक्त करेगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। और जैसे ऑक्सीजन बनेगा तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, तो इस ऑक्सीजन को बना देता है। और टोकोफेरोल हमारे लिए इस प्रकार सहायक है। मामला मुझे लगता है कि पूरा एकदम 100% कंप्लीट हो गया होगा। आप यकीन मानिए इस प्रकार से अभी तक विटामिन ई नहीं समझे होंगे। ठीक है, आपको अनुभव हो रहा होगा, यकीन क्या मानिए अनुभव हो रहा होगा।
तो आप आराम से इस बात को समझिए। अब मैं अगर पूछूं कि विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो आपको पता हो जाए खोज किसने किया था, स्कॉट और मैकलन ने। उसके बाद पूछो विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं स्रोत क्या है। उसके बाद पूछो कि विटामिन ई के आर्टिफिशियल स्रोत क्या है, तो इवियन कैप्सूल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल। उसके बाद पूछो विटामिन ई का काम क्या है, तो विटामिन ई का काम है फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त करने। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बनता कैसे, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कभी कभी बन जाता है। वो नुकसानदेह है कि हानिकारक, मतलब फायदेमंद है, तो बहुत बड़ा हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, ठीक है। इसे समाप्त कौन करता है, टोकोफेरॉल। कैसे समाप्त करता है, तो ऑक्सीजन रेडिकल निकालता है, तो इसका ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन निकालता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड बन जाता है, और फाइनली ऑक्सीजन जो हम लेते हैं काफी फायदेमंद है। तो समझिए, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, ये टोकोफेरॉल क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, ऑक्सीजन मूलक को क्या किया, ऑक्सीजन में बदल दिया। तो फाइनल ये चीज है। अब अगर पूछो कि क्या करेगा टोकोफेरॉल बॉडी में, तो टोकोफेरॉल तो एक ही काम किया, क्या किया, ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त कर दिया। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी इस ऑक्सीजन रेडिकल के कारण जो गड़बड़ी हो रहा था, सारा गड़बड़ी खत्म। और क्या बनाएगा, तो जो याद रखें, इससे गड़बड़ी क्या हो रहा था, तो गड़बड़ी क्या हो रहा था, इधर देखते हैं। त्वचा क्या हो रहा था, त्वचा डैमेज हो रहा था, तो त्वचा में डिजीज को समाप्त करेगा जब ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त किया। ठीक है, समझिए इस बात, ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त किया, तो इससे होने वाले इफेक्ट को। अब यहाँ सवाल आता है कि मान लीजिए कि ऑक्सीजन मूलक बना, उसको समाप्त किया, तो क्या हमारे बॉडी में जो पहले से, जैसे मान लीजिए कि हम खाना खाएं वगैरह, केमिकल रिएक्शन चालू हुआ और मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रेडिकल बन गया, हम बहुत बाद में विटामिन ई लेंगे, और बाद में विटामिन ई लेंगे, तो क्या अभी तक जो डैमेज करा स्थिति उसको भी रिकवर कर पाएगा क्या, तो बिल्कुल याद रखना है कि ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त होने के, ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त करता है, उसके साथ जो पीछे याद रखिए जो इफेक्ट हो चुका है उसको भी रिकवर करता है। लेकिन याद रखना एक बड़ी खास बात है कि मैक्सिमम कोशिश करते हैं विटामिन ए हमारे बॉडी में भी मौजूद होते हैं, स्टोर नहीं रह पाते, याद रखें बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में फैट है, और फैट में सोचिए ए घुलने वाला विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, ए डी ई के, तो जाहिर सी बात ई होगा। तो जिस समय याद रखें, जिस समय ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा उसी समय समाप्त कर देगा, ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा उसी समय समाप्त कर देगा। तो इसलिए एक बात और याद रखेगा, आपके शरीर में विटामिन की कमी ना हो, इसलिए आपको इन स्रोतों को, जो स्रोत मैंने बताया उस स्रोत को लेना बहुत आवश्यक है। और विटामिन ई अगर मान लीजिए कि आप स्रोत को नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह पे जहां लेना संभव नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल सोर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को हम लोग जितने भी सवाल, उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं कि हार्ट को भी क्या करेगा, जो मैंने क्या बताया कि जो गड़बड़ी होता है फ्री रेडिकल से, उस सारे गड़बड़ी को क्या करेगा, दूर करेगा। तो हार्ट को भी कंट्रोल करके रखेगा, बीपी कंट्रोल करके रखेगा, सेक्स हार्मोन की रेशियो को, स्टेरिलिटी को या इनफर्टिलिटी को, इसको ठीक करके रखेगा, नपुंसकता को, बांझपन को ठीक करके रखेगा। मतलब ठीक करने का क्या मतलब, नपुंसकता नहीं होने देगा, बांझपन नहीं होने देगा, हेयर लॉस है इसको ठीक करके रखेगा, हेयर लॉस नहीं होने देगा। तो ये सारा बात है विटामिन ई का। अब हम लोग पहले स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे क्या क्या सवाल बनेगा और उसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आप लोग ये समझ गए हैं, तो हम लोग एकदम गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, बहुत आराम से सारे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। और अब हम लोग विटामिन ई पढ़ने वाले, ये हमने बेस बनाया। ठीक है, अब हम लोग विटामिन ई पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई का खोज किसने किया सबसे पहले, तो खोज बताइए, पता है, तो विटामिन ई का खोज किसने किया था, तो विटामिन ई का खोज किया स्कॉट और मैकलन ने। तो मैं लिखता हूँ विटामिन ई का खोज स्कॉट एंड मैकलन। चलिए, एक आंसर कंप्लीट। दूसरा पूछे विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो विटामिन ई का अगर स्रोत देखे तो देखिए स्रोत है, एक नेचुरल है, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है, नेचुरल है, और दूसरा क्या है, दूसरा आर्टिफिशियल है। हिंदी में बोले तो प्राकृतिक है, और कृत्रिम है। प्राकृतिक कौन सा है, तो प्राकृतिक की बात करें तो मैं बता चुका हूं, देख लीजिए, वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल, उसका मैं बता चुका हूं, मैं स्प्राउट्स, उसके बाद मैं बता चुका हूं मछली, ये प्राकृतिक है। कृत्रिम में क्या है, इवियन, जो कैप्सूल आता है। ये बात है, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि विटामिन ई या विटामिन ए डी ई के कब लेना चाहिए, तो सोचिए ठीक से, इसे वसा में घुलनशील विटामिन है, याद रहे, हमेशा ये सब विटामिन हमेशा आपको, वसा में घुलनशील विटामिन हमेशा आपको खाना खाने के बाद लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खाना खाते हैं तो खाना में फैट है, और फैट जब विटामिन इसके बाद लेंगे तो फैट इस विटामिन को अपने में अवशोषित करके घुला के और आसानी से अवशोषित कर पाएगी।
आप समझिए इस बात को, मतलब जब मैंने खाना खाया तो उसमें वसा भी मौजूद होगा, उस वो जो वसा है खाने में मौजूद, वो क्या करेगा, इस सारे विटामिन को अपने में घुला लेगी, और घुला के जब उस वसा का अवशोषण होगा तब विटामिन ई भी, विटामिन ए भी, विटामिन डी भी, विटामिन के भी, सभी उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए खाना खाने के बाद वसा में घुलनशील विटामिन हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, और जल में घुलनशील विटामिन को खाली पेट लेना चाहिए। जैसे बीकोसुल आप खाते हैं तो खाली पेट लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। और जल के साथ याद रखिए, अगर ये पूछेगा किसके साथ लेते हैं तो दूध के साथ लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। तो वियोन जब भी लीजिए तो दूध के साथ लीजिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, ये नहीं है बिल्कुल कि जल के साथ फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन जल के साथ कम फायदेमंद होगा, दूध के साथ ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि दूध वसा है, ठीक है। चलिए, मैकेनिज्म, क्रिया विधि क्या है, तो मैकेनिज्म क्या करता है, तो मैकेनिज्म आपको बता चुका हूँ कि टोकोफेरॉल जो टोकोफेरॉल ये क्या करता है, तो याद रखना ऑक्सीजन रेडिकल को क्या करता है, समाप्त कर देता है। और ऑक्सीजन रेडिकल को समाप्त करता है, फाइनली बात यह है क्या करता है उसको, तो ऑक्सीजन में बदल देता है, ठीक है। ये बातें हो गई। तो ये इस मामले को याद रखें, अगर पूछा जाए कि फ्री रेडिकल को क्या करता है, समाप्त करता है, फ्री रेडिकल को, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को क्या करता है, समाप्त करता है। इसीलिए यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि इसे, चूंकि इसने क्या किया, ऑक्सीडेंट को क्या किया, समाप्त किया, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन ई का अन्य नाम क्या है, तो विटामिन ई का पहला नाम क्या है, तो पहला नाम देखिए क्या है, टोकोफेरॉल, बता चुका हूँ पहले में। देखिए टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल एक नाम ये है। इसके बाद अगर पूछे कि अन्य नाम और नाम क्या है, तो देखिए इसने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, इसने समाप्त कर दिया। देखिए ऑक्सीजन को इसने समाप्त कर दिया, इसलिए इसे, देखिए दुश्मन को कहते हैं एंटी, नहीं कहते मेरा उससे एंटी चल रहा है, एंटी, एंटी मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन को प्रति भी कहते हैं, मेरा एंटी है वो प्रति है, प्रति अम्ल मतलब अम्ल का दुश्मन अर्थात क्षार। उसी प्रकार से अगर पूछे आपसे कि टोकोफेरॉल किसका दुश्मन है, ऑक्सीजन का दुश्मन है, इसलिए इसे कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट या फिर प्रतिऑक्सीकारक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो प्रतिऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है, तो विटामिन ई। किसके जैसा व्यवहार करता है, तो प्रतिऑक्सीकारक जैसा, प्रति ऑक्सीकारक जैसा। याद रखें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट जैसा। ये बहुत भी है, इस बात को एकदम आपको याद रखना है। और सारा विटामिन का पूरा मैकेनिज्म इसी पर आधारित है, इसलिए तो आपको याद रखना ही चाहिए। अब आगे बताएं लाभ। तो लाभ में पीछे पीछे बता चुका हूँ, लाभ तो यही है कि ऑक्सीजन को समाप्त करता है, हानिकारक जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन उसको समाप्त करता है लाभ। डिजीज, तो किस प्रकार के डिजीज, इसकी कमी, देखिए डिजीज जब भी पूछेगा तो इसका मतलब इसकी कमी से कौन कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो जो भी डिजीज होगा उसको दूर करके ही इसका लाभ होगा, ठीक रहेगा। डिजीज में पहले लिखता, लाभ बाद में लिखता, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंस में आपका नहीं आता सवाल, यहाँ से प्रॉपर पीटी में आता है, तो आप उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि आप सवाल को सॉल्व कर पाए। अब अगर पूछे कि विटामिन ई की कमी से कौन कौन सा डिजीज होगा, देखिए विटामिन ई की कमी से, तो मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन रेडिकल से कौन कौन सा बीमारी होता है, सबसे पहले त्वचा में दिक्कत, तो जो ऑक्सीजन की कमी से, याद रखिए ठीक से, ऑक्सीजन जो इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन जो इफेक्ट करता है वही प्रॉपर याद रखिए, विटामिन ई नहीं होगा तो इसका प्रबल हो जाएगा। जो फ्री ऑक्सीजन जो इफेक्ट करता है, अगर विटामिन ई ना हो तो फ्री ऑक्सीजन प्रबल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, और अपना ही पूरा काम करेगा ठीक से। समझिए इस बात को, भल्लाल देव है पूरा, और इसके लिए विटामिन ई क्या करता है, बाहुबली जैसा काम करता है। तो समझिए इस बात को, समझते हैं। तो विटामिन ई मामला देखिए, तो डिजीज जो है ये सबसे पहले क्या करेगा, तो आपकी जो स्किन है, स्किन स्किन को क्या करेगा, स्किन में जितने भी ड्राइनेस है वगैरह जो भी है, हालांकि याद रखिए स्किन का जो ड्राइनेस, आपकी श्वास नली का ड्राइनेस या कहीं का भी सूखापन है, उसको दूर करता है विटामिन ए। अगर आपसे पूछे कि आपके फेफड़ा में, आंख में, हर प्रकार में कौन नमी देता है, नमी कौन देता है, विटामिन ए देता है। इस बात को याद रखना, कहीं लिख लीजिए, विटामिन ए नमी देने का काम करता है। अगर आपके आंख से आंसू आ रहा है तो विटामिन ए, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं विटामिन ए में। लेकिन यहाँ अगर पूछे कि डिजीज में अगर बात करें तो स्किन, स्किन में क्या लाता है, ग्लो लाता है। ग्लो लाने के कारण, याद रखें ग्लो लाने के कारण इसे विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन। मैं हिंदी में लिख देता तो इसे क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन या सुंदरता का विटामिन। तीन बात तो आप ही मेरे साथ रट जाइए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, दूसरा विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, तीसरा विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसके बाद अगर देखिए विटामिन ई किसको दूर करता है, तो नपुंसकता को दूर करता है,
और साथ में बांझपन को दूर करता है, अभी पीछे बता चुका हूँ, और इसको दूर करता है। इसीलिए याद रखना है जनन संबंधी विटामिन भी कहते हैं। मतलब याद रखना है कि जैसे जनन संबंधी विटामिन अगर पूछेगा कौन है तो विटामिन ई, तो जनन संबंधी विटामिन। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था हेयर लॉस, हार्ट में दिक्कत, जितना भी जनरली जो है ये हम जो मैं बता चुका हूँ वो सारे, जैसे हार्ट में दिक्कत, हेयर में दिक्कत, ब्लड प्रेशर में दिक्कत, ये जो भी है इसको क्या करता है, दूर करता है। तो विटामिन ई की कमी से डिजीज होगा, नपुंसकता हो सकता है, बांझपन हो सकता है, हेयर हार्ट में डिजीज हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, बीपी डिजीज हो सकता है, स्किन दिक्कत हो सकता है। तो विटामिन ई सभी को कवर करता है। तो ये हमारा पूरा क्या मामला, और लाभ यही है, इसका लाभ जो मैंने बताया लाभ है इसका। तो ये हमारा क्या था, विटामिन ई। और विटामिन ई से आप इस स्थिति में पहुंच चुके, विटामिन से सारा सवाल आप कर सकते हैं। बस 4 बातें याद रखने से सवाल जो पूछे जाते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। उसके बाद पूछा जाता है किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का स्रोत क्या है, तो स्रोत मैं बता चुका हूँ पूरा ठीक से। विटामिन ई का खोज किसने किया था, स्कॉट और मैकलन ने। उसके बाद पूछा जाएगा कि विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो 2 बीमारी याद रखना है फिलहाल, एक नपुंसकता बांझपन ये मामला हो गया, एक जनन संबंधी रोग, और दूसरा याद रखना है कि जो मतलब सौंदर्य विटामिन, अब जो आपके स्किन को रूखापन कर दे, स्किन को डैमेज कर दे, वो कौन है, विटामिन ई। तो ये बात आपको याद रखना है, फिर आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि विटामिन ई से सारे सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर हम देखिए ए डी ई कर लिए, हमारा टारगेट होगा विटामिन के, उसको एक ही क्लास में पूरा अच्छे तरीके से देखेंगे विटामिन के, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।